नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में क्या है, बैंकिंग कमिटीज एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहला लाइन, ओवर द इयर्स द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप वेरियस कमिटीज with the task of analyzing India's banking sector, recommending legislations and regulations to make it more effective, competitive, and efficient. Some of the committees related to banking sector reform are as follows. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सालों से भारत सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कई कमिटीज बनाई जो बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव, कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाने के लिए नए कानून और रूल्स सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ये रही। तो कौन कौन सी कमिटीज़ हैं? पहले है नरसिम्हा कमेटी 1991। तो ये कमेटी जो है ना वो 1 अगस्त 1991 में बनी थी ताकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। ठीक है। और और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दिया जा सके। तो कमेटी के कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन ये थे कि कमेटी ने सजेस्ट किया कि एसएलआर को ग्रेजुअली 25% तक और सीआरआर को 3.5% तक कम किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की शाखाएं जो है वो कम करने की सलाह दी गई ताकि एफिशिएंसी बढ़े। और नेक्स्ट जो है वो है आरआरबीज को एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंसिंग पर फोकस करना चाहिए, ये भी रिकमेंड किया गया। नेक्स्ट किया गया कि एक एसेट जो है वो रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाने की सलाह दी गई जो बैंक्स के बाद लोन्स और डाउटफुल डेब्ट्स को टेक ओवर करेगा। ठीक है। ताकि बैंक्स अपने एनपीए से छुटकारा पा सकें। ठीक है। तो ये सारी सलाह दी गई, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके, मैंने हिंदी में बता दिया इसका। और एक और पॉइंट है, कमिटी ने बैंक्स को कैपिटल मार्केट में देने की रिकमेंडेशन जो है वो बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के बाद बैंक्स को पब्लिक इशू के थ्रू कैपिटल रेज करने की परमिशन मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट है नरसिम्हा कमेटी सेकंड 1998। तो इसमें क्या है, ये कमेटी जो है वो 26 दिसंबर 1997 को बनी थी और अप्रैल 1998 में अपना रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया। ठीक है। जिसमें ये रिकमेंडेशन दिया गया कि कमेटी ने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत को हाईलाइट किया। ठीक है। वीक बैंक्स के लिए नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया गया। नेक्स्ट जिसमें वो सिर्फ शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है। और क्या किया गया, गवर्नमेंट को कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट बनाने की सलाह दी गई। फिर क्या दिया गया, कमेटी को ने कहा कि आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट और बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट जैसे मेजर बैंकिंग लॉज को अर्जेंटली रिव्यू और अमेंड करना चाहिए। ठीक है। फिर दो तीन बड़े इंडियन बैंक्स को इंटरनेशनल कैरेक्टर देने की रिकमेंडेशन दी गई ताकि वो ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और क्या हुआ, फिर बेसल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना, कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में शिफ्ट बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स को एंट्री देने और ट्रेजरी बिल्स को एफ आई एस फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ट्रेजरी को एफ आई एस के फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरी को लिए ओपन करने की सलाह दी गई। ठीक है। तो ये पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट में किया गया। फिर नेक्स्ट कौन सा आया, फिर कौन सा कमेटी आया, दामोदरन कमेटी 2011। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि, तो नेक्स्ट क्या है, दामोदरन कमेटी 2011। तो कमेटी जो है वो, द कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर सेबी चेयरमैन एम दामोदरन और वाज सेट अप बाय द सेंट्रल
to look into the issues of customer services and evaluate the existing system of grievance redressal mechanism, ठीक है, prevalent in banks, ठीक है। द कमिटी जो है वो सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी? द बैंक शुड ऑफर नो फ्रिल सेविंग अकाउंट, ठीक है, विथ सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज सजेस्ट चेक बुक एंड एटीएम कार्ड विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी मिनिमम बैलेंस। कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं होगा उसमें, चेकबुक और एटीएम प्रोवाइड करना है, बेसिक फैसिलिटीज देना। नो लाइबिलिटी एज अ कस्टमर फॉर लॉसेस इन एटीएम एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी अगर कस्टमर लॉस करता है एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर कौन सा है? उषा थ्रोट थ्रोट कमेटी 2011। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैनल हेडेड बाई उषा थरोट थरोट, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, CAFRAL, on 29th August 2011, ठीक है, presented its suggestions on non-banking finance company NBFC। this 8 member committee जो है वो एग्जामिन करेगी इशू रिलेटेड टू ऑफशोर रुपी मार्केट्स एंड रिकमेंड पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज आर क्या, कौन कौन से रिकमेंडेशन थे? तो इट हैज़ रिकमेंडेड अ हायर कैपिटल नॉर्म ऑफ 12% for NBFC's assets classifications and provisioning on the line of banks, ठीक है। मिनिमम एसेट साइज ऑफ ओवर 50 crore for registering a new NBFC, ठीक है। Those NBFCs not accessing public funds and having their assets below 1000 crores are exempted from registration। तो 1000 करोड़ से अगर कम हो तो एक्सटेंड कर दिया जाता है उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? MB नायर कमेटी 2011। तो इसमें क्या कहा गया कि रिजर्व बैंक had constituted the committee under the chairmanship of Shiv MB Narayan on 25th August 2011, ठीक है। तो pursuant to the announcement made in the monetary statement 2011-12, ठीक है, the committee was to re-examine the existing classification, such as revised guidelines with regard to प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी यार कौन कौन से मेजर रिकमेंडेशन थे? तो टारगेट ऑफ द डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स फॉर lending to property priority sector may be retained at 40% of adjusted net bank credit, ठीक है, ANBC, और credit equivalent of balance sheet exposure to CEOBSC whichever is higher, कोई भी हायर हो उसमें से कोई भी 40% एडजस्ट होगा। Credit creating a subhead of micro enterprises within the micro and small enterprise MSEs sector, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइज जो होता है वो ईच रजिस्टर मिनिमम एनुअल ग्रोथ ऑफ 15% होना चाहिए। रेजिंग द एजुकेशन लोन सेलिंग बाय 5 लाख फॉर स्टूडेंट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। In order to encourage construction of dwelling units for economically weaker section and low income group, ठीक है, हाउसिंग लोन्स granted to these individuals may be included in weaker section weaker sections category, ठीक है। अब कौन सा आता है? ये नचिकेत मोर कमेटी 2013। तो इसमें क्या कहा गया कि आरबीआई ने ना सितंबर 2013 में नचिकेत मोर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी जो स्मॉल बिजनेस और लो इनकम ग्रुप्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को बेटर बनाए, ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अबाउट अकाउंट जो है वो हर एडल्ट यानी कि 18+ एज को 1 जनवरी 2016 तक एक बैंक अकाउंट में मिलना चाहिए, जिसे UEBA कहा गया है, ठीक है। आधार कार्ड के साथ अकाउंट आधार नंबर मिलते ही बैंक द्वारा एक अकाउंट इशू किया जाए, ठीक है। पेमेंट बैंक जो है इस्टेब्लिश किया जाए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। और SLR एबोलिशन एंड LCR इम्प्लीमेंटेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को ग्रेजुअली एबॉलिश किया जाए और बेसल थर्ड नॉर्म्स को अंडर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR जो है इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी इसमें। नेक्स्ट क्या है? विमल जैन कमेटी 2014। तो विमल जैन कमेटी 2014 में क्या बोला कि फॉर्मर RBI गवर्नर जो विमल जलन थे, सॉरी जैन नहीं है, जलन है, विमल जलन कमेटी
तो विमल जैन की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई थी जो नए बैंक्स के एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी, ठीक है। इस 4 मेंबर कमेटी में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन नचिकेत मोर भी शामिल थे, ठीक है। तो फरवरी 2014 में कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है दिया, जिसमें बंधन माइक्रो फाइनेंस और आईडीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस का इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिकमेंड किया गया है, ठीक है। अ, ठीक है, अप्रूव किया गया बंधन बैंक को, बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस, ठीक है इसको। तो बंधन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेस्ड है, ठीक है। इसके जो है हेड जो है वो श्री चंद्रशेखर घोष हैं, और इसके जो नेटवर्थ है वो 11,000 करोड़ है। लगभग 45% ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज में है। आरबीआई ने अप्रैल 2014 में बंधन बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया, और फाइनल अप्रूवल जून 2015 में मिला, ठीक है। बंधन बैंक ने अपने बैंकिंग ऑपरेशन 24 अगस्त 2015 से शुरू किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आईडीएफसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। आईडीएफसी जो है मुंबई में बेस्ड है, और पहले एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी थी। इसके हेड जो है वो श्री राजीव लाल हैं, और आईडीएफसी के नेटवर्थ जो है वो 21,000 करोड़ है, लेकिन रूरल प्रेजेंस कंपैरेटिवली कम है। आईडीएफसी ने ना 1 अक्टूबर 2015 से बैंकिंग सर्विसेज शुरू किया आरबीआई के लाइसेंस के तहत, ठीक है। ये पॉइंट जो बोल रहा है आरबीआई के लाइसेंस के तहत। नेक्स्ट क्या है, दीपक मोहंती कमेटी 2015। तो इसमें क्या है, कमेटी की लीडरशिप जो है वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक मोहंती ने किया, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 14 मेंबर्स थे, ठीक है। तो सोशल कैश ट्रांसफर, यानी कि सरकार को पुअर लोगों की पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो है बढ़ाने के लिए सोशल कैश ट्रांसफर को ऑगमेंट करना चाहिए, ठीक है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, इसकी की रिकमेंडेशन जो थी वो थी, पहला तो था कि सोशल कैश को ट्रांसफर करना टू इंक्रीज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर। सेकंड क्या थी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, जैसे कि बैंक्स को अपना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहिए और मोबाइल टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिले करना चाहिए, ताकि लास्ट माइल जो है सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो, ठीक है। ये तो दो पॉइंट हो गई इनकी रिकमेंडेशन। पीजे नायक कमेटी 2015। अब ये नायक कमेटी क्या है, तो कमेटी के चेयरमैन जो थे वो पीजे नायक थे, जो एक्सिस बैंक के फॉर्मर सीईओ और चेयरमैन रह चुके हैं। और इनका रिकमेंडेशन क्या था कि गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकार का शेयर जो है वो 50% से कम होना चाहिए। और रिपेल्स ऑफ एक्ट्स, इसके लिए बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1970 और 1980 और एसबीआई सब्सिडरीज एक्ट को रिपील करने की सलाह दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष स्कीम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने ना एक 7 पॉइंट प्लान लॉन्च किया, जिससे मिशन इंद्रधनुष कहा गया, जिसका एम है पीएसबीज को प्राइवेट बैंक्स के लेवल पर कम्पिटिटिव बनाना, ठीक है। तो ये मिशन जो है वो पीजे नायक कमेटी का ही ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। पीजे नायक कमेटी का ही ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। तो इसके जो 7 की रिफॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं? पहला क्या है, अपॉइंटमेंट चेयरमैन और एमडी का रोल जो है स्प्लिट किया गया है, जैसे कि एमडी एंड सीईओ बनाया गया, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, ये बनाया गया। प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट भी एमडी एंड सीईओ के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट की फॉर्म्स क्या हुआ, बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, ये एक प्रोफेशनल बोर्ड बॉडी है जो पीएसबी के डायरेक्टर्स और नगद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट हुआ कैपिटलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट जो एस्टिमेट किया गया, जो कि क्रेडिट ग्रोथ रेट के बेसिस पर होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होगा, डी स्ट्रेसिंग पीएसबीज, मतलब गवर्नमेंट जो है बैड लोन्स को रिड्यूस करने पर फोकस करेगी। पांचवा पॉइंट का एम्पावरमेंट, बैंक्स को मैन पावर हायरिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। छठा पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किया गया है ताकि एफिशिएंसी बढ़े और डिसीजन मेकिंग जो है वो कमर्शियल बेसिस पर हो। और सातवां पॉइंट क्या होगा, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, मतलब कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन,
डिजिटाइजेशन से रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजरियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर स्पेसिफिक डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी पॉइंट है, ये 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ये क्या होता है? तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो होता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है ना, वो एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस बॉडी है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो बीबीबी एक स्वतंत्र बॉडी है जो सरकार के अंडर काम करती है, जिसका एम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसका इंस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो 1 अप्रैल 2016 को हुआ था, और ये बॉडी 1 अप्रैल 2016 को बनाई गई थी। ठीक है, और विनोद राय जो पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं पहले चेयरमैन बने। ठीक है, और जून 2020 तक भानु प्रताप शर्मा इसके करंट चेयरमैन है। ठीक है, और एक चेयरमैन और 6 और मेंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिशन इसका क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बीबीबी में क्या होता है कि अ, एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। इनमें कम से कम 3 फॉर्मर बैंकर्स, 2 प्रोफेशनल और एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस शामिल होता है। ठीक है, तो मेजर फंक्शंस ऑफ बीबीबी, मेजर फंक्शन कौन से हैं? पीएसबी के फुल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना, इसका पहला मेजर फंक्शन है। ठीक है, दूसरा मेजर फंक्शन क्या है? पीएसबी को इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड रेजिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में गाइडेंस देना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा का पॉइंट है कि स्ट्रेस एसेट को इशू को हैंडल करने में मदद करना। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। एक चौथा पॉइंट भी है, बैंक्स को मर्जर्स और कंसोलिडेशंस के मामले में गाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उपेंद्र कुमार सिंह कमेटी 2019। तो आरबीआई ने ना एमएसएमई के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। ठीक है, जिसका हेड जो है वो उपेंद्र कुमार सिन्हा थे। ठीक है, उपेंद्र कुमार सिन्हा हेड थे। तो वीडियो केवाईसी के ट्रेडिशनल केवाईसी मेथड्स के रिप्लेसमेंट के रूप में सजेस्ट किया गया। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल मोड है जिसमें कस्टमर अपना वीडियो केवाईसी क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल मोड है जिसमें कस्टमर जो है अपना केवाईसी सिर्फ कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है। इस प्रोसेस में कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और रजिस्टर्ड वीडियो कॉल के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सिग्नेचर जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। इससे बैंक ब्रांच फिजिकल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये होता है वीडियो केवाईसी। तो केवाईसी नॉर्म्स क्या होते हैं? नो योर कस्टमर्स, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं? तो आरबीआई ने बैंक्स को एडवाइस किया है कि अकाउंट ओपन करते वक्त केवाईसी जो है प्रोसीजर मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन एम है कि फ्रॉड्स को और बेईमानी को, ट्रांजैक्शन को रोकना। ठीक है, तो केवाईसी से ना फ्रॉडस्टर के नाम, एड्रेस, फोर्जेड सिग्नेचर के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शन जो है, स्टोलन चेक्स, ड्राफ्ट्स, डिवाइडेड इनकैशमेंट को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी पॉइंट है, ये सब बता रही है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बता रही है, सेकंड फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट क्या बता रही है कि केवाईसी एक मैंडेटरी प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है और अकाउंट ओपन करते वक्त और टाइम टू टाइम केवाईसी किया जाता है। ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? लो इनकम ग्रुप जो है कस्टमर के लिए केवाईसी प्रोसीजर में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो नो फ्रील कैटेगरी, ठीक है, नो फ्रील कैटेगरी एंड अ पर्सन नो फील्ड कैटेगरी में आते हैं, या नेचुरल कैमिटीज यानी कि फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, ठीक है, से अफेक्टेड है। ठीक है, उनके लिए होता है। तो लो इनकम ग्रुप कस्टमर वो होते हैं जिनका टोटल बैलेंस जो होता है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे एफडी, आरसीए, एसबी अकाउंट्स मिला के। ठीक है, इन सारे में 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टोटल क्रेडिट समेशन भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वो बताती है डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडर केवाईसी। तो ये क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडर केवाईसी?
तो केवाईसी बैंकिंग सेक्टर का मेजर रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स में से एक है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है करप्शन को दूर करना और बैंकिंग डाटा मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना, ठीक है। तो केवाईसी का एम है ट्रांसपेरेंसी लाना, फ्रॉड्स को रोकना और बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर बनाना। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है जैसे कस्टमर को इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लाना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब यूआईडी डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। फोटो के साथ कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या उनके डिपार्टमेंट्स द्वारा इशू हुआ हो, ठीक है। जैसे मनरेगा कार्ड, ठीक है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो पीएसयूज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किए गए आईडी कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और कॉलेज जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या प्रोफेशनल बॉडीज आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल्स के मेंबर्स से के आईडी कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उन वो भी प्रूफ चलता है, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस का कस्टमर को इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लाना होता है, ठीक है। एनी ऑफ द विल सर्व। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? पासपोर्ट होते हैं, वोटर आईडी होते हैं, रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होता है, राशन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इंश्योरेंस कॉपी होता है, फ्लैट मेंटेनेंस बिल होता है, यूटिलिटी बिल्स होता है, लैंडलाइन होता है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम 3 मंथ पुराने, ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक एंट्रीज जो कि मैक्सिमम 3 मंथ पुराने होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज का सेल्फ डिक्लेरेशन जिसमें उनका नया एड्रेस मेंशन हो, कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें एड्रेस क्लियरली लिखा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें लानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। न्यू गाइडलाइंस फॉर केवाईसी, कौन कौन से न्यू गाइडलाइंस आए? तो आरबीआई ने 23 जुलाई 2013 को नए केवाईसी गाइडलाइंस इशू किए ताकि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो केवाईसी अपडेट फ्रीक्वेंसी कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर डिसाइड होती है, ठीक है। तो हाई रिस्क कस्टमर जो है वो केवाईसी अपडेट हर 2 साल में करता है। मीडियम रिस्क होता है जो केवाईसी अपडेट हर 8 साल में करता है। लो रिस्क मतलब कि केवाईसी अपडेट हर 10 साल में होना चाहिए, ठीक है। तो कोविड 19 के बाद जो है वो केवाईसी नॉर्म्स में चेंजेस 5 मई 2021 को भी चेंजेस हुए थे। फिर आरबीआई ने पैंडेमिक के दौरान केवाईसी नॉर्म्स को रैशनलाइज किया था, ठीक है। लिमिटेड केवाईसी अकाउंट्स को फुल केवाईसी अकाउंट्स में कन्वर्ट करने की परमिशन दी गई। स्मॉल बिजनेसेस और लीगल एंटिटीज के लिए वीडियो केवाईसी का ऑप्शन अलाउ किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। ये सारी अदर कमिटीज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये सारी अदर कमिटीज थी जो बैंकिंग रिफॉर्म्स में काम आई थी, ठीक है। और कौन से ये सारी भी थी। एरिया कवर्ड कौन सा? ब्लैक मनी में किसी ने कवर किया था, किसी में कैपेसिटी बिल्डिंग इन बैंक्स में कवर। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड क्या होता है? तो इंडिया में कुछ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स जो है जो बैंकिंग सिस्टम को साउंड और रिलायबल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे इनमें से एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो भारत के बैंकिंग सिस्टम के को स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो है वो आईएफआरएस जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया 1 अप्रैल 2011 से आईएफआरएस को अडॉप्ट करेगा। यानी आईसीएआई ने डिसाइड किया कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ठीक है। तो आईएफआरएस जो है एक सेट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बताता है कि ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट किया जाए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को कैसे रिकॉर्ड और प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। आईएफआरएस को इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब आईएएसबी। तो आईएएसबी एक ग्लोबल बॉडी है जो आईएफआरएस बनाता है और अपडेट करता है, ठीक है।
अब क्या है आईएफआरएस का पर्पस, तो इसका पर्पस क्या है कि रिकॉर्ड करना और कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग को स्ट्रीमलाइन करता है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी अक्रॉस, कंसिस्टेंसी अक्रॉस कंट्रीज, चाहे कंपनी इंडिया में हो या किसी और कंट्री में, आईएफआरएस जो है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और कंपैटिबिलिटी, तो आईएफआरएस से फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंस होती है, जिससे इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल एडॉप्टेशन, 2020 तक लगभग 120 कंट्रीज ने आरएस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2020 तक 120 कंट्रीज जो है वो आईएफआरएस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, आईएएसबी के एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 2001 में बनी थी, आईएएसबी, ठीक है। आईएएसबी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 2001 में बनी थी और जिसका मेन काम है आईएफआरएस को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। ये लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। आईएएसबी ने सितंबर 2010 में एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इशू किया है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल बेस को डिफाइन करता है और जिससे आईएफआरएस का के इम्प्लीमेंटेशन में क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इसमें। तो हमारा चैप्टर 8 भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 8 ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई इशू हुआ है इस मैंने ये जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी इशू आई हुई तो आप प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट में बताना क्या दिक्कत हुई, ठीक है। आपको समझ में आया या नहीं आया, और क्लैरिटी चाहिए इसमें और डीप में ले जाऊँ इसको, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।